वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं, आज मॉर्निंग सेशन में हम पॉलिटी कवर करेंगे, जो कि कल पॉलिटी की जो रिमेनिंग क्लास थी सेकंड सेशन वाली वो हम नहीं ले पाए थे। तो नाउ वी आर सीइंग द इंडियन पॉलिटी क्लास 5 टुडे। तो इससे पहले कुछ रिविजन कर लेते हैं। इंडियन पॉलिटी में हमने स्टेट और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जान लिया था। इसके बाद हमने ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट देखे थे, जिसमें हमने पढ़ने थे लेजिस्लेचर जो कि कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कानूनों को लागू करते हैं, और जुडिशरी जो किसी भी डिस्प्यूट की स्थिति में जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। सो इतनी चीज़ों में से हमने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को अपनी पुरानी क्लास में डिस्कस कर लिया था। If you want to know more about those things, you can check out our old videos related to this. इसी सीरीज में आपको मिल जाएगा इंडियन पॉलिटी क्लास 1, 2, 3 एंड 4 में। सो बिना किसी देरी के यहाँ तक लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, फिर एग्जीक्यूटिव के हमने टाइप्स देखे थे, इसमें प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव दो मेन टॉपिक या टाइप होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के। प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम। खासतौर पर इंडिया, क्योंकि यहाँ एक फेडरल स्ट्रक्चर भी है और 2 हाउसेस भी हैं पार्लियामेंट के। प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में हालांकि पार्लियामेंट होती है जो कि लेजिस्लेचर का काम करती है, बट इसमें जो एग्जीक्यूटिव होता है इट इज टोटली डिफरेंट या बिल्कुल सेपरेट होता है पार्लियामेंट से या लेजिस्लेचर से। तो एग्जीक्यूटिव यहाँ फ्री है, जबकि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के तहत जो एग्जीक्यूटिव होता है वो एक बड़ा सर्किल हमने बताया था। अगर हम इसे लेजिस्लेचर माने तो उसी के अंदर से जो टीम ऑफ पीपल निकलते हैं, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स कहते हैं, वो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। इसका मतलब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव है, इसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के अंदर से निकलता है। एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, whereas in presidential executive system executive is separated और it is totally different from legislature। इस तरह के सिस्टम में लेजिस्लेचर अलग होगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी टोटली उससे अलग होगी, और जुडिशरी ये अलग होगी। और यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर के अंदर से आपको एग्जीक्यूटिव मिलेगा और जुडिशरी सेपरेटली बनी हुई होगी। हालांकि ब्रिटेन में लेजिस्लेचर के अंदर से ही जुडिशरी के मेंबर्स भी मिलते हैं, जिन्हें लॉर्ड्स कहते हैं। ओके, यहाँ तक हमने देख लिया था। और डुअल एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का मिश्रण या कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों को कुछ कुछ काम बांटे जाते हैं। कुछ काम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर करता है और कुछ काम सिर्फ प्रेसिडेंट करता है, और दोनों सेपरेटली अपना काम करते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर काम करता है तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव के तहत काम करता है, और जब प्रेसिडेंट के जो काम होते हैं वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव की तर्ज पर किए जाते हैं। उसके अलावा हमने स्विट्जरलैंड के प्लूरल एग्जीक्यूटिव को भी देखा था, जहां 7 मेंबर्स होते हैं, और ये 7 मेंबर्स मिलकर एग्जीक्यूटिव बनाते हैं और सारे डिसीजंस लेते हैं लॉ को एग्जीक्यूट करने के। इनमें कोई भी एक सुप्रीम नहीं होता है, बल्कि हर एक साल एक इंसान को इस टीम का नॉमिनल हेड बना दिया जाता है। यानी कि जो इसमें हेड होगा या चेयरमैन होगा वो सिर्फ नाम मात्र का होगा, और जो बाकी सारे मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स की पावर्स इक्वल होगी, इंक्लूडिंग दिस हेड। तो ये नाम के लिए हेड है, ये मीटिंग्स को चेयर करेगा, लेकिन शक्तियां जितनी है वो सभी की बराबर होंगी। इतना हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। नाउ
अब हम इनके इलेबोरेशन को फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, हालांकि ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो फटाफट से इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, जिसका एक अच्छा उदाहरण अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है। यहाँ लोग मिलकर अपने हेड ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कहते हैं हेड ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को कहते हैं प्रेसिडेंट, लोग मिलकर इन्हें चुनते हैं। भारत में प्रेसिडेंट का चुनाव पिछले महीने आपने गौर किया होगा, वो करते हैं एमपीज एंड एमएलएज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये सब मिलकर चुनते हैं प्रेसिडेंट को। और इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है लोग, यानी कि पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है, और ये अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव एक साथ मिलते हैं लोकसभा में और अपने एक लीडर चुनते हैं, जिसकी मेजोरिटी होती है जिस पार्टी की, उसके लीडर को चुना जाता है और उसे प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, जो खुद सबसे पहले पब्लिक के द्वारा चुना गया एक पार्लियामेंट का मेंबर होता है। ये इलेक्शन डायरेक्ट है जनता के द्वारा, और ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है इनडायरेक्ट है जनता के द्वारा। क्यों? क्योंकि जिन्हें जिम्मा दिया गया है इंडियन प्रेसिडेंट को चुनने का, वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ जनता तो नहीं चुन रही है प्रेसिडेंट को, लेकिन जो लोग प्रेसिडेंट को चुन रहे हैं उन्हें जनता ने चुना था अलग अलग मौकों पर, तो ये इनडायरेक्ट है। इधर पे जो सिस्टम है प्रेसिडेंट का इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ जो प्रेसिडेंट चुनने का सिस्टम है, यहाँ पर कुछ कुछ ये प्राइम मिनिस्टर से मिलता हुआ सा लग सकता है। यहाँ जनता अपने अपने क्षेत्र से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है, और ज़्यादातर वहाँ दो ही पार्टी हैं, उन्हें चुना जाता है। ये मिलकर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, और इस इलेक्टोरल कॉलेज में जिस पार्टी के मेंबर ज़्यादा होते हैं उस पार्टी का प्रेसिडेंट बन जाता है। तो ये कुछ कुछ इंडियन पीएम चुनने जैसा है। सो इट इज़ अ डायरेक्ट इलेक्शन। इसलिए अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में पीपल इलेक्ट हेड ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसे प्रेसिडेंट कहा जाता है, ये कहा जाता है। और ये मैंने आपको बताया, इट इज चूजन थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज। द इलेक्टेड हेड ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज कॉल्ड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। The president have all the powers in the field of executive, जैसा कि हम बता चुके हैं। लेजिस्लेचर से अलग बॉडी होती है अमेरिका में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर से उसका संबंध नहीं होता है, सेपरेट होती है, और सारी एग्जीक्यूशन की पावर प्रेसिडेंट के अंदर होती है। अपने मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट चुन सकता है, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ का विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री या गृह मंत्री, जैसे हमारे देश में अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, अमेरिका में इन सब का इलेक्शन जीत कर आने का ऐसा कोई ऑब्लिगेशन है नहीं। इंडिया में कोई भी इंसान मिनिस्टर बनेगा तो सबसे पहले उसे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और एंट्री लेनी पड़ेगी लेजिस्लेचर में, जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट। जबकि अमेरिका में जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी प्रेसिडेंट की, उन्हें इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट ही जीतेगा इलेक्शन, और ही कैन चूज हिज ओन टीम। वो जिन्हें ठीक समझेगा, जिन्हें वो इस लायक समझेगा कि उनमें काबिलियत है देश की इस हायर पोस्ट को संभालने की, प्रेसिडेंट उनको सेलेक्ट करके अपनी टीम में रख लेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट अमेरिकन सिस्टम, जो कि प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव का सिस्टम है। आई होप आपको दोनों का अंतर समझ में आया होगा कि इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और जो अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इसके बाद हम अगला देखते हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, जो कि प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव के बारे में बताते समय ही मैंने तुलना के तौर पे, कंपैरिजन के तौर पे आपको समझा दिया है। सिर्फ अब हमें ये देखना है कि नोट्स में क्या लिखा गया है, और उन्हें उसकी लैंग्वेज को हम एक बार समझ लेते हैं।
तो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के बारे में लिखा गया है कि इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड इंग्लैंड वी सी द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। ओके, भारत और इंग्लैंड में हम पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जैसे संरचना देखते हैं एग्जीक्यूटिव की। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम द ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम विद इन द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। ये बात भी मैंने आपको बता दी कि यहाँ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के अंदर से चुना जाता है। सो इस सर्किल को याद रख लीजिएगा, इसके लेजिस्लेचर ये बड़ा सर्किल है और इसके अंदर जो है छोटा सर्किल है ये एग्जीक्यूटिव है। तो दिस पॉइंट इज ओके। व्हिचएवर पॉलिटिकल पार्टी गेट्स द मेजॉरिटी इन लेजिस्लेचर, ओके, मेजॉरिटी लेनी होगी लेजिस्लेचर में यानी कि पार्लियामेंट में, यानी कि यहाँ पर भी खास तरह से लोकसभा के अंदर जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी विल हैव द चांस टू फॉर्म द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनाने का मौका उस पार्टी को दिया जाएगा। तो लोकसभा क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, तो एक हिसाब से ये लेजिस्लेचर है। और जो लेजिस्लेचर के मेंबर होंगे जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा, या अगर हम कह सकते हैं कि जिसके पास 273 प्लस मेंबर्स होंगे, 273 प्लस का मतलब है 273 से ज़्यादा मेंबर होंगे लोकसभा में जिस पॉलिटिकल पार्टी के या जिस पॉलिटिकल अलायंस के, उसे मौका मिलेगा सरकार बनाने का और वो बनाएंगे सरकार। देन फ्रॉम लेजिस्लेचर इतने लोग 273 प्लस वाली पार्टी कुछ लोगों को चूज करेगी और डिफरेंट पोस्ट ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर एटसेट्रा, ये जो अलग लोग चूज किए जाएंगे ये ही कहलाएंगे एग्जीक्यूटिव और ये लेजिस्लेचर से निकलेंगे। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए अब। नाउ सेलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर हु फॉर्म द ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर कॉल्ड, ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इनको हम इस नाम से भी जाना जाता है, जानते हैं, दैट इज कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। कोई भी वर्ड यूज हो सब एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को। फिर हम जल्दी से समझ लेते हैं ड्यूअल एग्जीक्यूटिव को, जिसको मैंने समझा दिया है ऑलरेडी, जस्ट हम देख लेते हैं। दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम विच कैन बी सीन इन कंट्रीज लाइक फ्रांस। फ्रांस में इस तरह का सिस्टम देखा जाता है। इन दिस सिस्टम द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर डिवाइडेड बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। जब आपने अमेरिका में देखा था, अमेरिका में कोई प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं होती है, ओनली आपको मिलता है प्रेसिडेंट। और इंडिया में पीएम मोस्ट पावरफुल है और जो है प्रेसिडेंट, ये नाम है प्रेसिडेंट बट ही इज, जो ये काम करेंगे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि प्राइम मिनिस्टर की टीम की एडवाइस पर ही करेंगे। तो एक हिसाब से ये रबर स्टैम्प की तरह है, इनका रोल नहीं है इतना पावरफुल, हालांकि एक पोस्ट तो है। लेकिन फ्रांस जैसे देशों में प्रेसिडेंट भी है और ये रबर स्टैम्प नहीं है इंडिया की तरह, प्राइम मिनिस्टर भी हैं और ये भी पावरफुल हैं, इनको भी कुछ पावर मिली हुई है। तो द प्रेसिडेंट गॉट इलेक्टेड बाय द पीपल जस्ट लाइक वी सीन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जब फ्रांस में प्रेसिडेंट की बात की जाएगी तो वो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव का उदाहरण होगा। और द प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन प्रोसेस इज सेम एज ब्रिटिश और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो जब प्राइम मिनिस्टर की बात की जाएगी फ्रांस में तो वो होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम का उदाहरण। ओके, तो डुअल एग्जीक्यूटिव दोनों का कॉम्बिनेशन है, किस किस का, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का, और दोनों के पावर्स डिवाइडेड है, कुछ कुछ काम दोनों के आपस में डिवाइडेड है और फिक्स है कि ये वाला काम प्रेसिडेंट का है और ये वाला काम प्राइम मिनिस्टर का है। ओके, दिस इज द डुअल एग्जीक्यूटिव फॉर्म। इट इज सीन लाइक द कंट्रीज इन फ्रांस, इट इज सीन लाइक इन कंट्रीज लाइक फ्रांस। प्लूरल एग्जीक्यूटिव फिर हम अगला देखते हैं, इसके लिए भी हमने बताया था ये स्विट्जरलैंड जैसे देशों में देखने को मिलता है। एंड इन दिस सिस्टम ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव शेयर्स इक्वल पावर्स and from them a supreme officer will be selected as the president of Swiss Confederation। ठीक है, कुछ मेंबर्स हैं
इन्हीं, ये सब इक्वल है, इन्हीं में से चुना जाएगा प्रेसिडेंट। लेकिन अब आगे की लाइन में कुछ बातें क्लियर होगी। द प्रेसिडेंट जो ये चुना जाएगा इन्हीं में से, प्रेसिडेंट इज जस्ट अ फॉर्मल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव ग्रुप हैव सेम पावर। ये नाम के लिए है, एक इंसान को रिप्रेजेंटेटिव बनाना है स्विस गवर्नमेंट का, तो ये प्रेसिडेंट बन गया। बाकी सारे के सारे हैं तो सही, उनका नाम प्रेसिडेंट नहीं है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, और उनकी पावर कहीं से भी अलग नहीं है इस इंसान से जिसे प्रेसिडेंट कहा जाता है, तो ये नाम के लिए प्रेसिडेंट है। तो द प्रेसिडेंट इज सेलेक्टेड फॉर 1 ईयर, और ये 1 ही साल के लिए चुना जाता है, एंड रिप्लेस्ड बाय अनदर मेंबर, इन्हीं में से फिर अगले साल किसी और को चुनेंगे, ऑफ द ग्रुप ऑन रोटेशनल बेसिस, यानी कि 7 मेंबर हैं तो 7 सालों तक रोटेशन होता रहता है, फिर उनका टेन्योर खत्म होता है और नया ग्रुप बनता है। तो यहाँ तक हमने एग्जीक्यूटिव को बहुत ठीक से समझ लिया, जिसके 4 टाइप हैं वो भी हमने देख लिए हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव पे भी थोड़ा सा इलेबोरेशन कर देते हैं ताकि ये बात लिखी भी जाए, समझ तो हम गई हैं इसे। इन इंडिया द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि हम देख चुके हैं। इसमें लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कहाँ, लोअर हाउस में। लोअर हाउस इसलिए ज़्यादा पावरफुल है, हमने जब लेजिस्लेचर बताया था तो उसमें बताया था कि इंडिया में जो लोअर हाउस है इट इज़ मोर पावरफुल देन द अपर हाउस। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका एक एग्जाम्पल, द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा बट इन लोकसभा, क्रिएट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर among the members of the parliament. So that's how the lower house of the Indian legislature is somehow more powerful than the upper house of Indian legislature. The council of ministers, which is also known as cabinet, functions on the principle of collective responsibility. ये सभी एक टीम जो पूरी है ये एक एंटिटी की तरह काम करते हैं, और इनकी जो गलती है की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी टीम की होती है। तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो ये है कि इफ ड्यू टू एनी एलिगेशंस, अगर पीएम को रिजाइन करना पड़े इंडिया में, तो उसकी पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ेगा, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि अगर लेजिस्लेचर में, खास तौर पर यहाँ पर लेजिस्लेचर से मेरा मतलब है लोकसभा में, जहाँ मेजॉरिटी मिली हुई है ना पार्टी, अगर लोकसभा में जो भी गवर्नमेंट है, जो भी जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट है, अगर उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई भी अपोजिशन पार्टी कभी भी ला सकती है जब उसे लगे कि ये सही समय है, और इस पर वोटिंग की जाती है पूरी पार्लियामेंट में। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि जो लेजिस्लेचर है यानी कि लोकसभा में है, लोकसभा में जो अभी रनिंग गवर्नमेंट है इसके जितने मेंबर हैं, जो मेजॉरिटी है वो दिखती हुई मेजॉरिटी, लेकिन इनको वास्तव में मेजॉरिटी इनके पास नहीं है और इन पर कॉन्फिडेंस दर्ज नहीं किया जा सकता। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसको हम अविश्वास प्रस्ताव भी कहते हैं, इफ इट इज पास्ड कहने का मतलब कोई अपोजिशन पार्टी उस मोशन को लाएगी, उस पर वोटिंग होगी, सरकार के बने रहने के लिए जरूरी है कि वो पास ना हो, यानी कि जो हाउस है उसका नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस यस कह सकते हो, यस कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने का मतलब है कि सरकार पे अब विश्वास नहीं रहा और सरकार को देना पड़ेगा इस्तीफा, और बिकॉज इट इज वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन सपोज पीएम के अगेंस्ट है, पीएम की पॉलिसीज है, क्योंकि पीएम हेड है, उनके खिलाफ है, तो पीएम को रिजाइन करना पड़ेगा, और पीएम की रिजाइन करते ही सरकार गिर जाएगी, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली रिजाइंड हो चुके होंगे। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी।
लेकिन इसका जो दूसरा कैच है वो ये है कि अगर किसी मिनिस्टर ने रिजाइन किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर और पूरी की पूरी कैबिनेट ही रिजाइन करेगी। ओके, मिनिस्टर बदले जा सकते हैं, दे आर सबऑर्डिनेट टू प्राइम मिनिस्टर, बट प्राइम मिनिस्टर को रिप्लेस करने का मतलब है, रिप्लेस भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन का मतलब है कि गवर्नमेंट गई, सारे मिनिस्टर्स भी रिजाइन करेंगे। ओके, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फॉर्मल हेड ऑफ इंडियन एग्जीक्यूटिव। तो इंडियन एग्जीक्यूटिव का औपचारिक रूप से जो हेड होता है उसको वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी पोजीशंस को एक्वायर करता है। इसके बारे में हम ज़्यादा इलेबोरेटली पढ़ेंगे जब हम प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि अभी तक आपने जितना प्रेसिडेंट के बारे में जाना है उसमें आपको प्रेसिडेंट के कुछ अलग अलग रोल समझ में आए। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फॉर्मल हेड ऑफ इंडियन एग्जीक्यूटिव। और इससे पहले हमने जब लेजिस्लेचर पढ़ा था तो हमने देखा था कि प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट बहुत कुछ है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी है। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट सिटीजन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तीनों सेनाओं का प्रमुख है, हेड ऑफ ट्राई सर्विसेज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का हिस्सा है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलकर बनती है इंडियन पार्लियामेंट। और अब हमें पता चला है कि प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव के सारे डिसीजन किसके नाम से लिए जाएंगे? प्रेसिडेंट के नाम से। तो एग्जीक्यूटिव कोई भी ऑर्डर पास करता है तो उस पर जो भारत सरकार की मोहर है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे। ओके, दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फॉर्मल हेड ऑफ द इंडियन एग्जीक्यूटिव। और उसके जो रियल हेड है वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। He works generally according to the aid and advice of Council of Minister। इतनी बार हम समझ गए हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को अब हम ठीक से समझ चुके हैं। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव दरअसल कुछ भी नहीं है, इट इज अ ब्यूरोक्रेटिव क्लास ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की ब्यूरोक्रेसी वही परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाती है। इन इंडिया वी सी ए परमानेंट एग्जीक्यूटिव एज वेल। इट कंसिस्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज एटसेट्रा। At state level, there are public services of states as well, which forms the permanent executive of state। तो जो स्ट्रक्चर सेंट्रल लेवल पर है पार्लियामेंट्री और एग्जीक्यूटिव वाला, इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर स्टेट लेवल पर भी होता है। सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है और परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, आईएएस ऑफिसर्स एक्सेट्रा। स्टेट लेवल पे विधानसभाएं हैं जिन्हें स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वहाँ भी है, मुख्यमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और वहाँ भी है परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो स्टेट प्रोविंशियल सर्विसेज के थ्रू आते हैं, यानी कि पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं। तो अब आप समझ गए एग्जीक्यूटिव के दो हिस्से, पॉलिटिकल और परमानेंट। यहाँ तक एग्जीक्यूटिव पूरा होता है। नाउ वी कम टू द जुडिशरी, जुडिशियल पार्ट ऑफ इट। जुडिशरी क्या है? Aryan Yadav is live। Okay, why President of India have very less power? Because एक देश में किसी एक को ही हेड बनाया जाएगा, बिकॉज इंडिया ने अडॉप्ट किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछा गया है कि इंडिया में ऐसा क्यों है कि प्रेसिडेंट को इतनी कम पावर है, और ख़ासतौर पे जब हम अमेरिका से इसे कंपेयर करें तो इंडियन प्रेसिडेंट की पावर इतनी कम क्यों दिखती है। तो हमें ये समझना होगा कि इंडिया में जो सिस्टम लिया गया है इट इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम टेकन बाय ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से मिलता जुलता हमने सिस्टम अडॉप्ट किया है। तो ब्रिटेन के सिस्टम में क्या है, प्राइम मिनिस्टर इज ऑल पावरफुल और जो क्राउन है या जो मोनार्क है, जो राजा हैं, उनके पास नॉमिनल पावर है। उसी सिस्टम को इंडिया में अप्लाई करते हुए हमने, राजा तो हमें नहीं चाहिए, हम दोबारा मोनार्की वाला सिस्टम क्यों अपनाएं, तो हमने एक अपना हेड
चुना है हेड ऑफ द स्टेट, जिसको नाम दिया है प्रेसिडेंट, और वो ब्रिटिश मोनार्क की तरह ही रहता है, ब्रिटिश मोनार्क की तरह उसकी पावर्स हैं और इसीलिए उसके पास कम पावर है, जबकि असली पावर ब्रिटेन में जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास है वैसे ही इंडिया के पास है। तो जस्ट दैट थिंग, आई होप आप समझे होंगे। ब्रिटेन के सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया, दैट्स वाई प्रेसिडेंट जस्ट लाइक ब्रिटेन के राजा की तरह इस तरह से कमजोर है। विनीत इज ऑल्सो लाइक ओके। नाउ वी कम टू जुडिशरी। तो देखते हैं कि जुडिशरी कैसे अब जो गवर्नमेंट का ऑर्गन है वो कैसे काम करता है। तो ये थर्ड ऑर्गन है गवर्नमेंट का, और जैसा कि आपको बताया गया था कि लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है वो लेजिस्लेचर करता है, लॉ एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूटिव करता है, और लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी डिस्प्यूट की कंडीशन में जस्टिस या न्याय करने का काम करती है हमारी जुडिशरी। ये इस तरह से 3 ऑर्गन कंप्लीट होते हैं गवर्नमेंट के। सो इट इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इट्स मेन टास्क इज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स अकॉर्डिंग टू द लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाए हैं उनके आधार पर ही जितने भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं उनको सॉल्व करने का काम है। ओके, ठीक। नाउ समटाइम्स देयर अराइजेस नीड टू इंटरप्रेट द नुआंसेस ऑफ अ लॉ। कभी कभी लॉ थोड़े से जटिल होते हैं या फिर बहुत पुराने समय में बने हुए लॉ आज के टाइम में कैसे रेलेवेंट रहेंगे उसके लिए उन्हें नई तरीके से इंटरप्रेट करना पड़ता है, उनके नया एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन करने का काम है ये काम भी करती है जुडिशरी। तो पहला रोल तो जुडिशरी का है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करे, विवादों का निपटारा करे, और दूसरा काम जुडिशरी का है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करे। कानून को कुछ अलग तरीके से अगर कहीं व्याख्या करने की जरूरत है, कोई नई मीनिंग से ड्राइव करने की जरूरत है तो वो भी जुडिशरी करेगी। सो जुडिशरी इज ऑल्सो नोन एज इंटरप्रेटर ऑफ लॉज। द इंटरप्रिटेशन मेड बाय द जुडिशरी इटसेल्फ बिकम्स द लॉ। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कानून की इस तरह से इंटरप्रिटेशन की जाती है कि वो अपने आप में एक नया मीनिंग ले लेती है। तो ऐसे जो नया मीनिंग लिया हुआ जो डिसीजन है जुडिशरी का वो अपने आप में एक कानून बन जाता है। अब अगर लेजिस्लेचर चाहे तो उसे एक्ट के थ्रू लाकर या पार्लियामेंट से पास कराकर कानून का दर्जा दे सकता है, और जब तक लेजिस्लेचर ऐसा नहीं करता या मान लीजिए लेजिस्लेचर ऐसा कभी भी नहीं करे, तब भी जो भी ऑर्डर इस तरीके के जुडिशरी पास करती है वो अपने आप में एक लॉ की तरह ट्रीट होते हैं। हमेशा जब भी कोर्ट में कोई मामला आएगा तो पुराना जजमेंट देखा जाता है और पुराने जजमेंट में जिस तरीके से फैसले लिए गए हैं या जो इंटरप्रिटेशन किया गया है लॉ का उसे ही माना जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट बिकेम अ लॉ इटसेल्फ। इस तरह से जो लॉ बन जाता है जो कि लेजिस्लेचर के थ्रू नहीं बना है अभी, इस तरह के लॉज को कहते हैं जज मेड लॉ और केस लॉज, बिकॉज किसी केस पर डिस्कशन के दौरान उसके इंटरप्रिटेशन निकले हैं। तो ये बात हमें समझनी होगी। इन दिस सिनेरियो अ थिन लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी गॉट ब्लर्ड। यहाँ पर आपको लगेगा कि जुडिशरी भी लॉ मेकिंग की प्रोसेस में हिस्सा ले रही है, तो एक तरह से जुडिशरी भी तो लॉ बना रही है, तो फिर हम इसे जुडिशरी समझें या लेजिस्लेचर समझें। तो सिर्फ इतने से मामलों में जहाँ किसी लॉ की थोड़ी सी नई इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है, नई एक्सप्लेनेशन या नई व्याख्या करनी पड़ती है, सिर्फ उन्हीं मामलों में इस तरह के कुछ लॉज पाए जा सकते हैं जिन्हें जज मेड लॉ या केस लॉ कहते हैं। और ये एक एक्सेप्शन है जहां पर लेजिस्लेचर की तरह जुडिशरी काम करती दिखती है। ओके, तो उन दोनों के बीच की जो बारीक सी लाइन है वो धुंधली पड़ जाती है। द जजमेंट मेड बाय हायर कोर्ट्स बिकम्स द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब होता है आने वाले समय में जो भी केस होंगे उनमें अगर एक जैसे केस आए हैं, सपोज पहले कोई ए केस आया जिसकी प्रकृति है, जिसका नेचर एक तरह का था, और अब बाद वाले समय में कोई बी टाइप का केस आया जिसका नेचर और प्रकृति ए वाले केस से मिलती जुलती थी, तो ए वाले केस में जो जजमेंट पास हुआ था उसी जजमेंट के आधार पर बी वाले केस में भी जजमेंट सुनाया जाएगा। तो हायर कोर्ट्स जो भी जजमेंट सुनाते हैं वो प्रेसिडेंट या पहले से बनी हुई एक लॉ टाइप का बन जाता है, किसके लिए? लोअर कोर्ट्स के लिए। तो यह है जुडिशरी की मोटा मोटी इंट्रोडक्शन। नाउ वी सी पावर ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी की पावर कितनी है, क्या है? व्हाट इफ गवर्नमेंट पासेस अ लॉ एंड नॉट अलाउड जुडिशरी टू एक्ट ऑन इट?
तो अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कोई लॉ पास किया है तो जुडिशरी के पास ऐसी कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि वो उस एक्ट को अलाउ करे या ना करे। जुडिशरी को सिर्फ ये देखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो ये लॉ पास किया था, ये लॉ सही है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जुडिशरी उस लॉ को खारिज कर देगी, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जुडिशरी के पास कोई फिर बेस नहीं रहता है कि गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए लॉ या पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए लॉ को वो अलाउ ना करे। जुडिशरी अपने हिसाब से नहीं सोच सकती, उसके सामने एक किताब रखनी होती है और किताब में उसे मेंशन करना होता है कि ये जो लॉ है जो गवर्नमेंट ने पास किया है या पार्लियामेंट ने पास किया है, इस लॉ की ये वाली बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी इस बात के खिलाफ जाती है, इस आधार पर इस लॉ को हम खारिज कर सकते हैं। ये उन्हें रीजन देना पड़ेगा। इस आधार पर कोई लॉ खारिज हो सकता है जुडिशरी के पास जाने के बाद। लेकिन ज़्यादातर जो लॉ पास होते हैं पार्लियामेंट से वो ठीक ठाक डिस्कशंस के बाद पास होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अध्ययन करने के बाद ही पास होते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे केसेस नहीं आते जब गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया हो और उसे जुडिशरी अलाउ ना करे, बिकॉज दोनों को ही अपना अपना डिसीजन का बेसिस भी बताना पड़ता है। रैंडमली कोई भी इस तरह से डिसीजन नहीं सुना सकता, उनको अपना बेसिस देना पड़ेगा। ओके, इसी बात को हम आगे डिस्कस करेंगे पावर ऑफ जुडिशरी में। और द पावर ऑफ जुडिशरी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कैसी है इसके आधार पर तय होता है कि जुडिशरी के पास कितनी पावर होगी। अगर यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम है जैसा कि ब्रिटेन में है, यानी कि स्टेट और सेंटर नहीं है, सेंटर और स्टेट जहां होते हैं वहां होता है फेडरल स्ट्रक्चर। ओके, ये हमने पहली क्लास में देखा था। और जहां सिर्फ सेंटर होता है, बाकी स्टेट्स के एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो होता है यूनिटरी। यूनिटरी में क्या होता है, जुडिशरी के पास कम पावर होती है। क्यों? क्योंकि जब फेडरल सिस्टम होता है तो फेडरल सिस्टम एक नतीजा होता है बहुत सारे स्टेट के साथ आके एक एग्रीमेंट को साइन करने का कि वो अलाउ करते हैं एक सेंटर बनाने के लिए। इस सेंटर के सारे जो भी अधिकार हैं उन सब का पालन किया जाएगा और स्टेट अपने हिसाब से काम करेंगे। तो जिस डॉक्यूमेंट को वो साइन करते हैं स्टेट सब मिलकर एग्रीमेंट के तौर पे, उसी डॉक्यूमेंट को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। उस कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया जाता है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है पहला आर्टिकल कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत बहुत सारे राज्यों का संघ होगा। तो ये एग्रीमेंट है, पहली बात वहीं क्लियर हो गई है। स्टेट और सेंटर के बीच एग्रीमेंट का नतीजा है कोई राज्य या कोई स्टेट या कोई नेशन, तो उसे फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है क्योंकि यही है वो एग्रीमेंट का दस्तावेज। और जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आने वाले समय में इंटरप्रिटेशन करने का काम होगा जुडिशरी के पास। और इस कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करने की जो ताकत है उसकी वजह से जुडिशरी भी ताकतवर हो जाती है, क्योंकि समय के साथ साथ वो कानूनों के अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर सकती है, तो उसके पास ये पावर है। और ऐसा होता है सिर्फ फेडरल स्ट्रक्चर में। लेकिन जहाँ यूनिटरी स्ट्रक्चर है वहाँ स्टेट और सेंटर मिलकर तो कोई किसी एग्रीमेंट के तहत आए नहीं है, वहाँ सिर्फ एक सेंटर ही है और छोटी छोटी इकाइयाँ जिन्हें डिस्ट्रिक्ट या विलेजेस कह सकते हैं। और ये छोटे देशों में होता है जिनका जोग्राफिकल एरिया काफ़ी कम होता है। तो यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उन्हें ही कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। तो इस तरह जब कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेगी जुडिशरी? तो यहाँ पर जुडिशरी को इतनी पावर तो है नहीं कि वो किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन करके किसी लॉ के अगेंस्ट बात कर सके। उसे सिर्फ इतना देखना होगा कि लॉ पास करने की प्रोसेस ठीक थी या नहीं, उसे पार्लियामेंट से पास कराया गया था या नहीं। सिर्फ इतनी सी पावर लिमिटेड होने के कारण यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जुडिशरी कमज़ोर होती है और फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में जुडिशरी पावरफुल होती है। तो नेचर ऑफ गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि पावर कितनी होगी जुडिशरी के पास। और उसके बाद हम देखते हैं इस सब के पीछे क्या रीज़न है। तो वही जो अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट होने के कारण ये होता है। पावर ऑफ जुडिशरी पे जो एक्सप्लेनेशन है इसको हम करेंगे अब अगली क्लास में, बिकॉज इट इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट विच नीड मोर अटेंशन और इसको थोड़ा समय लगेगा समझाने में। इसका हल्का फुल्का जो ग्लिम्स था
या इसका जो इंट्रोडक्शन था वो हम दे चुके हैं। फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से उसके इंटरप्रिटेशन की पावर जो जुडिशरी को मिलती है, इस वजह से वो ज़्यादा ताकतवर होती है। और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ एक सेंटर होने के कारण कॉन्स्टिट्यूशन कोई रिटर्न इस तरह का डॉक्यूमेंट होता नहीं है। दैट्स वाई जुडिशरी किसी भी चीज़ का इंटरप्रिटेशन तो नहीं कर सकती, सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दे सकती है, इसलिए कम पावरफुल होती है। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस सीरीज देन डू चेक आउट आवर अदर ओल्डर वीडियोज़ ऑल्सो, जिसमें हमने पॉलिटी के और सेक्शंस भी कवर किए हैं इससे पहले के। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। Till then, all the best for all your preparations. Bye bye.